नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश में मौसम की तरह सियासत में भी कहीं तूफान तो कहीं गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और सिर्फ एक चरण बाकी है, जिसके लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बीच हर दल अपने अपने हिसाब से इस बार के चुनाव परिणाम का न सिर्फ आकलन कर रहा है, बल्कि पुख्ता तरीके से दावे भी कर रहे हैं कि किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हर चुनाव में यही स्थिति रहती है। हालांकि शायद ही ऐसा कोई दल होगा जिसका अनुमान वास्तविकता से कभी मेल खाया हो, क्योंकि ईवीएम खुले बगैर मतों की गिनती संभव नहीं, और ऐसी स्थिति में सीटों का आकलन सिर्फ कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। खैर, इस 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर इम्तिहान होगा। एक बात तो है, 2019 से 2024 का चुनाव पूरी तरह से बदला है। इस चरण का चुनाव ज्यादातर जातीय बिसात पर होता नजर आ रहा है, जिसमें ओबीसी वोट्स के लिए सियासी खींचतान जारी है। इसके अलावा बसपा के दलित वोट बैंक को साधने की कवायद बीजेपी और सपा दोनों कर रहे हैं। पूर्वांचल के जातीय समीकरणों को साधने में जो सफल रहेगा, उसके लिए सियासी राह आसान हो सकती है। इन नंबर्स गेम में कौन होगा आउट ऑफ फ्रेम, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अब अपने फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। देश में मौसम की तरह ही सियासत में भी कहीं तूफान तो कहीं गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 7वें चरण यानी आखिरी चरण का मतदान होना अभी बाकी है। 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान किया जाएगा। इस बाबत सभी राजनीतिक दल के नेता आखिरी दौर में अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आखिरी चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं विपक्षी दल भी जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। बस उसी नारे को पूरा करने में बीजेपी जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 5वें चरण तक बीजेपी को 310 सीटें मिल चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दावे के बाद शनिवार को 6ठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट पड़े और 7वें चरण में भी 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी कि 5वें चरण के बाद की 115 सीटों में से बीजेपी को अपने खाते में 90 से ज्यादा सीटें आने का अनुमान है, जिससे 400 पार का नारा सटीक बैठ सके। पीएम मोदी भी अपने चुनावी प्रचार में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए जनता उनका साथ दे, उनको सपोर्ट करे। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। उधर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के नेताओं के बयान भी लगातार आंकड़ों पर आ रहे हैं। वो भी अनुमान लगाने में पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए थे कि उनकी तरफ से इस तरह के बयान आने लगे थे कि बीजेपी का इस बार सूपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे का कोई तार्किक आधार नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। मोदी की विदाई जनता ने तय कर दी है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि बीजेपी को इस बार 150 यानी कि 150, इससे भी कम सीटें आएंगी। हालांकि इंडिया अलायंस में शामिल अरविंद केजरीवाल का अनुमान राहुल गांधी से मेल नहीं खाता। वे बताते हैं कि मोदी के नेतृत्व में लड़े जा रहे चुनाव में एनडीए को 220 से 230 सीटें ही मिलने जा रही है।
पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। खैर, सच तो ये है कि ये सिर्फ एक आकलन है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आधा हकीकत आधा फसाना, ठीक उसी तरह चुनाव चल रहे हैं। 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं और किसी न किसी को कुर्सी पर तो बैठना है, ये हकीकत है। लेकिन अभी जो नंबर्स का गेम प्ले चल रहा है वो फसाना है, क्योंकि हकीकत तो 4 जून को ही सामने आएगी। 4 जून को ही पता चलेगा कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठ रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यश श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राकेश अचल जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर धीरज कुमार राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले अनिरुद्ध जी आपके पास आना चाहेंगे। अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ आंकड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। की गई थी तब ये कहते थे नहीं आएंगे। 2019 में जब 300 सीट को पार का नारा दिया गया तब ये हुआ कि नहीं आएंगे। और आज अगर 400 पार को कहा जा रहा है तो ये डेफिनेट है कि 400 पार तो आना है। हमारे पास में 280 सीट, पिछला 2019 का चुनाव देख लीजिए, जहां 48% से लेके 55% वोट हम लोगों को टर्न मिला था। और ये कह रहे हैं कि इनके पास में ना नीत है, ना नीति है, ना इनके पास में कोई डेवलपमेंट का विजन है देश के लिए। इनके पास केवल परिवारवाद का मुद्दा है, लेगेसी ऑफ करप्शन है, और इनके पास कुछ नहीं है। और ये लोग केवल एक स्टोरी पर बात करते हैं। कभी जाके उत्तर प्रदेश में देखिए 2012 के बाद समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीती है, कांग्रेस की क्या स्थिति है। पंजाब के अंदर इनके साथ में क्या है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे पंजाब में इनके साथ अकेले लड़ती, दिल्ली में कहती साथ है, और दिल्ली में 55% ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला था पिछले चुनाव में। तो कहाँ पे ये लोग चुनाव जीत रहे हैं? इनका तेलंगाना उठा के देखिए, तमिलनाडु उठा के देखिए, केरला उठा के देखिए, पश्चिम बंगाल जो टीएमसी की बात करें, टीएमसी इनके साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस लेफ्ट के साथ में पश्चिम बंगाल में और केरल में विरोधी के रूप में चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में साथ में आम आदमी का और वहां पे विरोध में लड़ते हैं। तो इनका सबका एक क्या है कि परिवारवाद का तिलस्म 4 जून को टूटेगा और इन लोगों को कोई सीटें, बहुत ज्यादा से ज्यादा 40 से कम सीटें में कांग्रेस सिमट रही है, और जो समाजवादी पार्टी बहुत कम सीटों में सिमट रही है। लोग 2019 में, 2014 में सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। यश जी, वाकई इतनी कम सीटों में सिमटने वाले हैं क्या? क्योंकि अनिरुद्ध जी के हिसाब से तो बहुत कम सीटों में सिमट जाएंगे। आप लोग बस दावे ही कर रहे हैं। 2014 और 2019 का उदाहरण भी दे रहे हैं। तो नहीं, उनको उदाहरण देने दीजिए। ये बीजेपी की बात करके इतना गुस्सा क्यों आ रहा है या अनुरूप सिंह जी को? ये परिवारवाद चिल्ला रहे हैं। शायद ये बांसुरी स्वराज जी से रुष्ट है, शायद ये ब्रजभूषण सिंह के लड़के से रुष्ट है, शायद ये अनुराग ठाकुर को नहीं देखना चाहते हैं कुर्सी पे, राजनाथ सिंह के बेटे को नहीं देखना चाहते हैं कुर्सी पे, शायद ये मुंडेजे के बच्चों को नहीं देखना चाहते हैं कुर्सी पे, शायद ये उन तमाम कैंडिडेट्स के खिलाफ हैं जिनको सिर्फ घर परिवार के नाम पे कुर्सियां और टिकट और सब कुछ मिलते हैं। शायद इनको जय शाह पसंद नहीं है। तो अनुरूप सिंह जी और तमाम भाजपा के जितने भी लोग हैं, और जो कि मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मीडिया का कुछ हिस्सा है जो आजकल वो एक खास बर्तन बना हुआ घूम रहा है अनिरुद्ध सिंह नाम है उनका। हाँ, वो यहाँ पे अनुरूप सिंह लिखा है, मैं अनुरूप सिंह पढ़ रहा हूँ। तो अनिरुद्ध सिंह जी को बता दीजिए, मैं ही बता देता हूँ, ये परिवारवाद की बातें जब भी करते हैं इनको अपनी पार्टी याद रहनी चाहिए। अब रहा सवाल चुनाव के मूल औचित्य का, जिस लिए चुनाव होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं कि सरकार बनाई जाए जो लोगों के लिए काम करे। इस समय सरकार में एक स्वयंभू भगवान बैठा हुआ है जिसको शायद आराम और दुआ की सख्त जरूरत है, क्योंकि अब वो व्यक्ति प्रचार करते करते थक चुका है। अब वो व्यक्ति एक दिन कहता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, दूसरे दिन कहता है कि मैं परमात्मा का भेजा हुआ हूं, तीसरे दिन खुद को अविनाशी कहता है, चौथे दिन कहता है कि मैं तो पंच प्यारे में से एक का भतीजा हूं। तो भैया उन महान नेताजी को समझाइए,
समझाइए भी मत, उनका ध्यान रखिए और थोड़ा देखिए, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, 6 चरणों के चुनाव से निराश हो गए हैं। देश में अपराध इस समय ऐतिहासिक स्तर पर ज्यादा है, बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ ज्यादा है। कम है तो लोगों की आय, बचत, महिलाओं का सम्मान, किसानों का हक, युवाओं को मिलने वाला रोजगार, ये कम है। और एक और बात है जो ये अभी तुरंत बोलेंगे, वो ये है कि इन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। तो उसका सच ये है कि जो 80 करोड़ लोगों को ये अनाज बांटते फिरते हैं, इनके ऑडिट वाले उसको उन गरीबों की इनकम बता देते हैं। ये इनका सच है 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का। तो ये पूरे खोखले हैं। इनसे पूछिए, यदि ये जो अभी गिनाएंगे, अभी देखिएगा ये टॉयलेट गिनाएंगे, ये पता नहीं क्या क्या गिनाएंगे, वो सारी बातें ये यहाँ करते हैं। लेकिन इनके प्रधानमंत्री, यानी हमारे देश के, इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में उनकी बात नहीं करते हैं। तो हिंदू मुसलमान से ये देश थक चुका है। अब देश को रोजगार, महंगाई, महिलाओं के सम्मान, कृषकों के हक की बात चाहिए। नहीं तो कुर्सी से उतरिए, आराम कीजिए। ये आपका 400 600 एक रात दरबारी लगा के खेलते रहिए। गौरव जी, आपका रिएक्शन। देखिए, ये परिवारवाद वाले बोलने वाले लोग पहले अपने दामन में झांकें, पहले अपने आप को देखें। आज जो जनता के असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की फिर क्यों कोशिश की जा रही है? क्यों आप बार बार वही शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान पे आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी इतने बड़े संवैधानिक पोस्ट पे बैठे व्यक्ति, जब उनकी भाषा शैली इस स्तर पे गिर जाएगी तो समझ लीजिए उनका कॉन्फिडेंस क्या बोल रहा है। समझ लीजिए उनकी हार निश्चित है। उनको पता लग गया कि वो हारने वाले हैं। अब ये लास्ट चरण का चुनाव रह गया है। लास्ट चरण में और जो भी गलत बोलना है बोल लीजिए। जितना जनता गुमराह करने की कोशिश करनी कर लीजिए। जनता को आपने 19 में गुमराह कर लिया, 14 में कर लिया। इस बार जनता गुमराह होने का नाम नहीं ले रही। इस बार जनता इंडिया गठबंधन के हक में वोटिंग कर रही है। जनता को अपने असल मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, इन सब के मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, इन सब पे वोट करना है। 4 जून को देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का हार होने वाली है। 4 जून देश को मिलेगा भाजपा से सुकून। ठीक है, मैं राकेश अचल जी आपसे इस पर देखिए, अलग अलग जो दावे किए जा रहे हैं, नंबर गेम को लेकर आप क्या कहेंगे? जी राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, मेरी मिल रही है जी। हाँ जी। ये नंबर गेम जो चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। एनडीए का तो कंफर्म है कि 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता अलग अलग दावे करते नजर आ रहे हैं। एक प्रॉपर नंबर गेम, एक प्रॉपर नंबर अभी तक नहीं कहा गया कि हम इतनी सीट्स ला रहे हैं। नंबर गेम पर आपका रिएक्शन? देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास तीसरा नेत्र नहीं होता है जी। लेकिन सत्तारूढ़ दल ने जरूर दावा किया है और मुझे लगता है कि उसको ये दावा करने का अधिकार इसलिए कि वो 10 साल सत्ता में है। लेकिन जिस तरीके से बनारस सीट पर चुनाव के अंतिम चरण में मतदान हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि इस दावे को करने के कोई लंबा गणित रहा होगा। अच्छा, ये चुनाव पहले चरण में हो सकता था, लेकिन कुछ न कुछ तो चुनाव आयोग ने और स्थान में बैठ के बात की है वो सबसे प्रतिष्ठित है। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो अंतिम चरण में रखी गई। तो लक्ष्य हासिल जब शायद रखी गई होगी, लेकिन जो माहौल दिख रहा है उससे लगता नहीं है कि ये लक्ष्य जो घोषित किया गया है, ये दावा किया जा रहा है, पूरा हो पाए। प्रोफेसर धीरज, आपका रिएक्शन? नंबर गेम की जहाँ तक बात है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष कोई भी नंबर स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहा है, क्योंकि उसको अपने दावों पर कहीं भी कोई विशेष रूप से जो अलग अलग उसके अलग अलग क्षेत्रों में रुझान है वो अलग अलग पार्टियां अपने अनुरूप से तय कर रही हैं। वहीं आप देखिए कि जो सत्तारूढ़ दल है 10 साल से सत्तासीन है, तो उसको तो पहले से अपने आप को ज़्यादा सशक्त रूप में प्रस्तुत करने का एक दावा था, इसलिए उसने 400 का, अब की बार 400 पार का जो नारा दिया। लेकिन उसकी वास्तविकता कहाँ तक है, ये तो इलेक्शन के विभिन्न फेजेस जो अलग अलग चरण हैं उसमें जहाँ जहाँ आप देखिएगा कि जो जिस तरह से आप मुद्दे बदले गए, जिस तरह से उनके द्वारा अलग अलग तरीके से चीज़ों को लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग टर्नआउट कम होने से कहीं ना कहीं सत्तासीन दल जो है उसमें भी और विपक्ष में भी, दोनों में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी है।
दोनों इस चीज़ को भाप ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में हो क्या रहा है, किस तरह ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है। इसके संदर्भ में जो कयास है वो कयास मात्र न हो, और इसके संदर्भ में जो बीजेपी भी है और एनडीए जो है वो भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त आगे के चरणों में नहीं दिखी। लेकिन लास्ट जो चरण है उसमें आप देखिए, जो 7वां चरण है उसमें ज़्यादातर सीटें जो बीजेपी ने जीती हुई हैं तो वो आश्वस्त तो हैं, और इसमें 50% से अधिक मतों से 25 सीट से ऊपर इन्होंने जीता था पिछले चुनाव में। तो ऑब्वियस ही बात है 7वां चरण बहुत ही अनुकूल रखा गया है, और इस तरह से अनुकूल रखा गया है कि बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस में 400 का आंकड़ा तो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 272 मतलब सरकार तो बना लेंगे, लेकिन 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अनिरुद्ध जी देखिए, धीरज जी को भी ये लगता है कि सरकार तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन जो 400 पार का नारा दे दिया है एनडीए ने, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, वहां की राह आसान नहीं है। देखिए, इन लोगों का जो तार्किक क्षमता है विपक्ष का, वो सारा फोकस 400 के नारे पे चला गया है। नहीं, विपक्ष तो खैर अच्छी बात है, 400 पे जितना हमारा बड़ा टारगेट, एक्सपर्ट हैं वो नहीं, वो सभी लोगों का दिमाग में ये कि 400 का नारा है, 272 सीट पे ही लोकसभा का चुनाव, 272 सीट पे ही सरकार बनती है। 400 तो एक होता है कि हम भाई जितना बड़ा फिगर रखेंगे हम लोगों के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 400 450। लेकिन सरकार तो बनती 272 पे, ऐसा था नहीं 272 आ जाएगी सरकार किसी और की बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी के। दिक्कत इन लोगों में ये है कि आपने इतना डिबेट कराया चुनाव के दौरान में, ये लोग विपक्ष के लोग कोई भी मुद्दा कि हमने 65 साल में ये काम किया, राज्य में जिनकी सरकारें रहीं कि राज्य में ये काम किया गया, या हम आने वाले समय में ये काम करेंगे, ये केवल लोग शुरुआत में किस में उठाए, जाति में हिंदुओं को बांटो, हिंदू आरक्षण को उठा के जितने ओबीसी एससी एसटी सबका आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दो, ये सारे लोग करते चले गए। प्रधानमंत्री जी उसके बाद भाजपा के बारे में जी, ये सब चीजें तो भाजपा कर रही है, असल मुद्दों की बात भाजपा क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान सब। अरे सुन लीजिए भाई, हम तो आपके उसमें नहीं, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, हम तो आपको बोलने नहीं गए, सारे मुद्दे आपके गलत, आप जनता में चिल्लाओ ना जाके, जनता क्यों नहीं सुनती आपकी बात? गुमराह थोड़ी ना करेंगे, ऐसे साउटिंग मैच करके डिबेट नहीं हो पाए, क्योंकि आपके पास कंटेंट ही नहीं होता है, आपके नेता के पास कंटेंट ही नहीं होता है, आपके नेता बोल ही नहीं पाते जनता के बीच में, पब्लिक का मूड ही नहीं समझ पाए हैं, वो पब्लिक किधर जा रही है वो मूड ही नहीं समझ पाए हैं। राहुल गांधी 4 जून के बाद बैंकॉक जाएंगे छुट्टी में यही करेंगे, और वहां पे डिस्को डांस करेंगे, यहां आते हैं चुपके से गेरुआ धोती पहनते हैं, और उसके बाद चर्चा करेंगे हिंदू का। बताओ, जिसका बाप मुसलमान, माँ कहां से कैसे, लेकिन वो सब चर्चा नहीं है, और वो अपने आप को यहाँ झूठा हिंदू बताते रहते हैं। ये सब चीजों की डिबेट मत करिए। आप अगर डेवलपमेंट की बात करता हो तो आप जिस टॉयलेट की बात करते हैं ना, वो इज्जत घर है। आपके सांसद अमेठी में रहे हैं, अमेठी में 65 साल तक घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारें या उनसे संबंधित सरकारों के सांसद रहे हैं, लेकिन वहां पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन रहा निहालगढ़, उसमें एक महिला का शौचालय नहीं बना पाए थे आप लोग। उत्तर प्रदेश को आप एक लोकसभा में दिखाते कि हमने डेवलपमेंट खड़ा किया, आप 65 सालों में ये सारा काम किए, बना दिए। उत्तर प्रदेश में कितनी मेट्रो चलवा दी, कितने लैपटॉप? अरे महाराज, उत्तर प्रदेश में 2012 से चुनाव हार रहे हो ना तुम, 17 के बाद बताओ ना, चुनाव जीत रहे हो अखिलेश यादव। आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, परिवारवाद में यादव अखिलेश के अलावा कोई और यादव नहीं है पूरे देश में, तेजस्वी के अलावा कोई और यादव बिहार में नहीं है, और राहुल गांधी के अलावा कोई और गांधी नहीं है। आप बताओ 2012 में क्यों चुनाव हारे? यही करते गए ना, यही जनता को गुमराह करना बंद करिए आप, छल कपट और झूठ की राजनीति करना बंद करिए। झोला उठाइए और चलते जाइए, 4 जून का झोला उठाइए और चाहिए। केवल अखिलेश आखिरी चरण रह गया, 13 सीटें रह गई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने आ रहे हैं अखिलेश। उसके बाद चोरी 4 जून देश को मिलेगा भाजपा से सुकून, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं, ये बताओ। अरे चुनाव हार रहे हैं ना, पूरी तरह से जीत रहे हैं कि आप पे नामांकन किया था, डर के मारे किया था नामांकन। जनता इस बार जनता इसी कांग्रेस को 2017 में लेके घूमे थे ना, कांग्रेस ने निपटा दिया। बहुत झेल लिया आप लोगों का, बहुत छल कपट और झूठ की को बता दीजिए, अगर राहुल गांधी जिसको छूते हैं वो निपट जाता है, अगर समाजवादी पार्टी को बचा के रखना धरोहर के रूप में, तो कम से कम कांग्रेस से दूरी बना लो। कांग्रेस जिसको छूती निपट गई है। जाइए सफर चढ़, झोला उठाइए, जाइए।
बहुत जनता को दुखी कर साइकिल लिया पंचर आपने। हो चुकी है। अरे बहुत साइकिल जनता को पंचर हो दुखी कर चुकी लिया। है। फूलपुर में हमारी रैली देखी थी, सारे फूल मुरझा दिए भारतीय जनता पार्टी के हमने, तब तक सारे साइकिल पंचर फूल होती मुरझा रहेगी। गए फूलपुर की रैली ये से। धरोहर के रूप में नहीं बचेगी। बहुत हो गया ड्रामा, अब जाइए। ये धरोहर के रूप में नहीं अब बचेगी। आगे की तैयारी गौरव कीजिए। जी, गौरव जी, पंचर अनुरुद्ध जी, पूछो कन्नौज की गौरव सीट जी, 20 साल बाद की तैयारी कीजिए, जनता 20 साल तक आपको अब देखना नहीं गौरव चाहती। जी, अनुरुद्ध जी, ठीक है, हो गया। यश जी कुछ काउंटर करना चाहते थे। यश जी जी देखिए, हम यहाँ पर लगभग आए दिन हम लोग सब डिबेट के लिए इकट्ठे होते हैं, पार्टियों के अलग अलग लोग, लेकिन आज ये भाजपा के अनुरुद्ध सिंह जब बाप पूछ रहे हैं कि कौन है, तो इनसे पूछिए। इनका जो सबसे बड़ा नेता है, वो जब तक उनकी माँ जीवित थी तब तक मौके मौके पे जाके फोटो सेशन कराते थे, और अब जब माँ नहीं है तो कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं। राहुल गांधी 4 जून किसी के भी नहीं, बीच में नहीं अनुरुद्ध बैंकॉक सिंह, मैं जाएंगे। तुम्हारे बीच में नहीं बोला हूं। नहीं, अब तुमको हम तुम्हारा बाप बताएंगे। बाप पूछने से पहले याद रखो कि तुम्हारे पहले के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, समझे। 60 रुपए पेंशन किसी क्रांतिकारी ने नहीं खाई, जिसने खाई है वो घर में मछली खाता था ना। तुम लोग क्या करते थे? देश को बांटे थे ना। जाहिल आदमी। 1984 सिक्के गंदे क्या किए थे? जिसके दम पे खड़े हो, तुम जिसके दम पे हिंदू खड़े हो, मुसलमान को तुम बांटे हो। आसाम के अंदर क्या किए? यही सब। ये पागल हो गए ये लोग। इन लोगों का दिमागी संतुलन खिसक गया है। यश जी प्लीज थोड़ी सी भाषा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यश जी मेरी आवाज क्यों नहीं आ? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो देखिए, ये अनुरुद्ध सिंह जब बाप पूछेंगे तो हम इनको बाप बता देंगे। बाकी मेरा कहना ये है कि जेपी नड्डा जब कहते हैं कि भाई आरएसएस की हमको कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, और आरएसएस के मोहन भागवत का ये वीडियो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जहां वो अभी ये दिल्ली में ही कह रहे हैं वो कि कांग्रेस ने, अरे ये बताओ क्या करोगे? आरएसएस और बीजेपी को छोड़ो, यही डिबेट में यही रह गया। ये बताओ 65 साल तक क्या करो, आगे क्या करोगे? मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। अनुरुद्ध जी प्लीज एक बार उनका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने भी आपका जवाब सुना था और इत्मीनान से बस इशारा किया था कि वो बोलना चाहते हैं, तो प्लीज उन्हें मौका देने दें। तो अब सवाल आता है शिष्टाचार का। तो जब इनके सबसे बड़े नेता महिलाओं के सामने अभद्र इशारा कर सकते हैं, मुजरा बोल सकते हैं, और किसी के धर्म का भी मान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पंच प्यारों का में से एक मेरा काका या चाचा था, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने अभी। तो इस तरह के व्यक्ति को, जो स्वयं भू भगवान बने रहते हैं, जो खुद को अविनाशी बताते हैं, जो खुद को कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, उस व्यक्ति पर भारत की जनता, जिसको इस समय रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हमारी सीमाओं पर सुरक्षा चाहिए, जो चाइना के बारे में मोदी जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, और उसके अलावा जितने भी असली मुद्दे हैं, किसानों का सम्मान है, 800 किसानों की शहादत है, उन सब मुद्दों पर भाजपा या तो चुप है या गायब है, या इसी तरह ध्यान भटकाती है जिस तरह अभी अनुरुद्ध सिंह भटकाएंगे। और कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन इस समय सड़क पर लोगों के बीच में है। मोदी जी अब इंटरव्यू दे रहे हैं, जब 10 साल से उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग हो रही थी, और उसमें भी उनसे सवाल क्या किए जाते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, काट के या चूस के। तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इस देश को पढ़ा लिखा और जनता की सुनने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। बीजेपी वाले इस समय आरएसएस का सपोर्ट भी अपने अहंकार से खो चुके हैं, ये मैं आपको दिखा चुका हूं, और नड्डा जी का वक्तव्य हम सबके बीच में है। तो फालतू की उछल-कूद बंद लेकिन आप कीजिए। देखिए ना कि राहुल गांधी जी तो अवेलेबल भी नहीं है इंटरव्यूज के लिए, आपके तो बड़े चेहरे गायब हैं, वो तो इंटरव्यूज भी नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम अगर प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं और आप लोग चाहते भी थे कि सामने आए, तो कम से कम उस चीज को अप्रिशिएट नहीं, करते देखिए, आगे मैं यश जी इस चर्चा को आगे मैं जारी रखूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना है, आगे चर्चा जारी रहेगी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी आपके पास आऊंगी। आप विवादित बयान को लेकर कह रहे थे, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान रहा मुजरा को लेकर जो उन्होंने कहा, उसकी निंदा हर ओर की गई, लेकिन सपा के नेता जब विवादित बयान देते हैं उसका भी क्या उतना ही आपको बुरा लगता है? जब आपके नेता भारत माता को डायन कहते हैं, क्या आपको वो बुरा लगता है? क्या आपको जब बुरा लगता है जब आपके नेता एक महिला के अंडरवेयर तक का कलर बोल देते हैं? ये सब चीजें बुरी नहीं लगती हैं आपको? देखिए, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की आप 50 नहीं 500 स्पीच उठा लीजिए। 500 स्पीच में चैलेंज दे रहा हूं, एक भी आप शब्द बता दीजिए। और प्रधानमंत्री जी की, क्या अखिलेश यादव के अलावा पार्टी में कोई और नेता नहीं है? पार्टी में कोई और नेता नहीं है क्या?
आप आजम आप खान एक जी, समुदाय को बोल रहे हो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। आपके आप यहाँ पे कैसी क्या कैसी आजम भाषा का खान जी, इस्तेमाल कर रहे हो? एक संविधानिक आजम पोस्ट पे खान जी बैठे। नहीं है, आजम खान आप जी एक नहीं है आपके संविधानिक पोस्ट नेता। पे बैठे कैसी कैसी भाषा को बोल इस्तेमाल कर दीजिए रहे कि हैं? आजम खान जी देखिए, आपके नेता नहीं है। जिस किसी ने कोई बोल भी दीजिए। बयान दिया है बोल उसके दीजिए। व्यक्तिगत बयान है। अगर किसी को अच्छा, आपत्ति थी अच्छा, कोर्ट में आपकी केस पार्टी है, का केस नेता भी अगर चल रहा है बयान उस पे। दे तो वो उस पे व्यक्तिगत केस भी है, चल रहा है बाकी कोर्ट अगर में। कोई दे तो वो पूरी पार्टी का बयान अगर किसी माना ने जाए। कुछ व्यक्तिगत बयान बोला है तो उस पे केस भी चल रहे हैं। फिलहाल पार्टी की ऐसी लाइन नहीं है, ये हमारी आपके पार्टी साथ बोल ही आपके सकती साथ पार्टी है, की और ये संवैधानिक कांग्रेस पोस्ट के पे बैठ नेताओं ने के भी पिछले व्यक्ति कुछ कोई ऐसा समय में बयान नहीं बहुत दे ज्यादा सकता। ये कहा आप है देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आपकी के पार्टी बयान, के नेता आप अगर देख कोई लीजिए बयान उत्तर देते प्रदेश हैं के तो वो मुख्यमंत्री पार्टी के का बयान। व्यक्तिगत आप बयान हो देख लीजिए जाता है। अमित शाह जी के बयान, इन सबके बयान देख लीजिए क्या हो रहा है। छोड़िए, मुझे बस आपका रिएक्शन पहले जानना था। आपने बात ही पहले खत्म विशेष कर दी, समुदाय के आपने लोगों बात के लिए खत्म कर दी है पसमानदा कहकर। सम्मेलन आप करा अपनी करते थे। पार्टी के नेताओं का मोदी स्टैंड भाईजान नहीं ले के नाम से सकते। कैंपेन चला करता था धीरज जब पहले जी, दूसरे चरण में। हो गया इनको गौरव जी, हार नजर आ हो गया गई, गौरव जी, तो हो फिर गया, से ज्यादा हो गया, बच्चे पैदा ठीक करने है। वालों पे आ गए। प्रोफेसर धीरज जी, या, ये जो बयानबाजियों का हम दौर देखते हैं, ये नेता क्यों भूल जाते हैं और क्यों याद नहीं रखते हैं कि वो जो नहीं, एक बार देखिए, कह ये देते बहुत ही हैं, दुखद है, जो चाहे कह जो भी देते हैं हो। वो हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने इस एक तरह चुनाव में के- कुछ बोल दिया तो इस बात तरह खत्म। के शब्दावली का इस्तेमाल जो है अपने आप में बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं भी आप एक संवैधानिक पद पे कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी अगर पार्टी के प्रवक्ता यश हैं जी, या आप कोई भी अपना ये वीडियो प्लीज नेता हटा है, सकते हैं? अगर किसी शब्द का चयन कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सोच समझ के चयन करना चाहिए। और इसका जो परिणाम जो है बड़ा दुर्गामी होता है। वो आज का तो पूरा तरीके से एक रिकॉर्डेड वर्जन, डिजिटल वर्जन आपका हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए सभी लोगों को कि किसी शब्दावली का चयन किस तरह से करना है। क्योंकि देखिए किसी महिला के खिलाफ या किसी समुदाय के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ कही गई बातों का एक तरफ तो देखिए इलेक्शन कमीशन खुद ही इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये करता है, एतराज़ व्यक्त करता है। और जो भी इस तरह के शब्द कोई भी भाषण या कोई भी इस तरह की अभिव्यक्ति जो है जो अगर पब्लिक में दी जा रही है तो उसका संज्ञान लिया जाता है, कोर्ट में केसेस भी होती हैं। तो इस तरह के सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेकिन क्या होता है कि जनता को ज़्यादा अति उत्साह के मोड में लाने, अपने समर्थकों को लाने के लिए ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो अभी आप उदासीनता देख रहे हैं ना, उसमें ये शब्दावली जो है बहुत ही उछाल का काम करती है। तो इसीलिए ये चीज़ों को भूल कर नेता जो हैं अक्सर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि उनके खुद के लिए बेहतर नहीं है। और बाद में शायद उन्हें खुद भी इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, इसलिए बाद में आप देखिएगा कि इसके ऊपर लिपापोती का एक पूरा प्रकरण हो जाता है कि आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल दिया गया या ये चीजें जो इस तरह से बयान हो जाता है, फिर उनका पर्सनल बयान हो जाता है या उनके जो संदर्भ में जो भी चीजें हैं वो फिर उस तरीके से उसको किसी भी तरीके से उसको चाहते हैं कि बस किसी तरह से उसको हटा दिया जाए, किसी तरह से उस पर चर्चा ना हो, उस चर्चा से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए इस तरह की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह की स्थितियाँ ही क्यों पैदा की जाए। इस तरह से आप जब जानते हैं कि आपका विकास का मुद्दा है, आपका जो चुनाव है उसमें आप जनता के साथ कनेक्ट बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर कर सकते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है। राकेश जी, क्या लगता है कि ये जो बयानबाजी हो जाती है ये भी एक वजह रहती है कि वोट परसेंटेज जो हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है, यानी वोटर्स में उदासीनता की एक वजह ये भी है कि ऐसे बयान आ जाते हैं कि जनता का जो एक रुझान होता है वोटिंग को लेकर या पार्टियों को लेकर वो ही खत्म होने लगा है? अरुण जी देखिए, मैं 50 साल के राजनीतिक इतिहास हूँ और इस आधार पर 2024 हो रहा है वो भाषा के बहुत ही घटिया चुनाव है। ऐसा चुनाव एक माननीय प्रधानमंत्री और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर होता है कि हैसियत है हमारा जो संस्थान है, राजनीतिक है, वो दूषित। और इस मामले धीरज जी ने बात केंद्रीय चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ने अपने आंख कान दोनों आपको याद होगा अप्रैल को इस हेट स्पीच दोनों पार्टियों के नेताओं को, अध्यक्षों को नोटिस दिए गए थे। बात का क्या हुआ भाई हुई उसको आज और जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए
आरक्षण के ऊपर केंद्रीय चुनाव आयोग सही डेटा का बात करें, चुनाव आयोग आपने जिस ढंग से राज्य है उसी हिसाब से चुनाव आयोग ने आपको कम किया है और इस वजह से छात्रों में भाव प्रकट हुआ है। आपसे पहले अभी तक इतनी है ना, तो इतना बचा किसी भी राज्य में 80% 50% जा ही नहीं पाए। इस जगह से प्रधान है वो राज्य है, वोटों का जो प्रतिशत है वो बहुत अफसोस था। इस भाषा के सरकार के सभी दलों को कहना चाहिए स्तर पर बात या फिर टपोरियों की भाषा है उस पर। बिल्कुल, देखिए भाषा पे काम करने की जरूरत भी है। यश जी, एक बार आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हाँ, मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा था, पता नहीं क्यों आपको सर आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। नहीं, मुझे वीडियो बुरे और अच्छे से मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को जो कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन आप उसमें दिख नहीं रहे थे। जी समझ गया, कोई बात नहीं। वो वीडियो इनके वो टॉयलेट वाले दावे की असलियत था। एक क्षेत्रीय पत्रकार ने जाके एक गांव में दिखाया था कि ये लोग ना तो पिट बनाते हैं, ना ड्रेनेज यानी कि ना गड्ढा खोदते हैं, ना नाली, कच्ची ईंट, रेत और राख से ये टॉयलेट बना के पैसा हड़पते हैं बीजेपी वाले। अब बात आती है इस चुनाव में लोगों के आचरण और भाषा पे। तो हमें बता दीजिए, पूरे विपक्ष में, केवल कांग्रेस में नहीं, पूरे विपक्ष में कोई एक ऐसा नेता हुआ हो जिसने महिला पत्रकार का अपनी गाड़ी के दरवाजे से माइक तोड़ दिया हो? कोई एक नेता हुआ हो जिसने एएनआई के रिपोर्टर को सीधे सीधे गाली बकी हो? कोई एक नेता हुआ हो जिसने सरेआम पब्लिक में बोला हो कि मैं सिर्फ विधायक नहीं हूं, मेरे बारे में पता कर लो, और उसके बेटे ने किसानों को कुचल भी दिया हो? एक नेता बता दीजिए विपक्ष में। गौरव आज जी, भाषा मेरे की बात पास हो रही है, मैं आपको नेता बता देती हूँ, लेकिन क्योंकि चैनल्स की कुछ मर्यादा होती है, लेकिन एक हमारी मित्र है, महिला मित्र हैं, और मुंह पर बकायदा गेट बंद करने वाली प्रियंका गांधी थी। और मैं आप कहेंगे तो मैं आपको उस डिबेट के बाद आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी। गेट बंद किया था, लेकिन उनको चोट पहुंचाई हो, उनको कुछ भद्दा लग कहा हो, सकती गाली थी, बकी किसी हो। के चेहरे पर गेट बंद कर दें गाड़ी का, आपको नहीं लगता कि लग सकती है? अच्छा, और आप किसी का कोई हाथ दरवाजे में डाल रहा है और आप उसका दरवाजा बंद कर रहे हैं। अब आप इसे जस्टिफाई अगर करने पर आ जाए, अगर आप इसे जस्टिफाई करने पर आ जाए तो फिर कुछ नहीं कह सकते। नहीं पारुल जी, मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं तो पूछ रहा हूँ, महिला पहलवानों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, तब ये महिलाएं सब और आप भी, तब आप लोग क्या क्या कह रहे थे? आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ जरूर कह रही होंगी, लेकिन आपके कई साथी कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जिस चैनल की महिला पत्रकार के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने बदतमीजी की, उनका माइक तोड़ दिया, उस चैनल के बड़े पत्रकार भी कुछ नहीं कर रहे। आप हमें भाषा और आचरण बताती हैं। प्रधानमंत्री महिलाओं के सामने राजस्थान में एक बड़ा भद्दा इशारा करते हैं, ये मैं इस डिबेट में पहले भी बोल चुका हूं। इसके अलावा उनकी भाषा के कई उदाहरण सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। वो किस तरीके से क्या करते हैं, हर जगह हर मंच पे किस तरीके से वो जब विदेशों में जाते हैं तो एक दूसरे देश के राष्ट्रपति उनको साफ साफ बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, उनकी समझ में ही नहीं आता, वो हंसते रह जाते हैं। आप हमें भाषा की मर्यादा पर जरूर हमें आप टिप्पणी कीजिए, हमारी आप आलोचना कीजिए, हमें स्वीकार है, हम सवालों का भी जवाब देंगे। लेकिन हमारा सवाल है कि जो लोग 10 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ना धर्म का मान रखा, ना महिलाओं का, ना किसान का, ना युवा का, ना छोटे बच्चों का। पिछले 2 दिन में गुजरात में एक आगजनी की खबर आई है और एक अस्पताल में आगजनी की खबर आई है, दोनों बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। और चाहे वहां पे किसी की भी सरकार हो, लेकिन दोनों जगह दावे ठोकने के लिए मोदी जी खूब बैठे हुए। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे दावे करने के बाद चुनाव के समय आपके पास विपक्ष की बुराई करने के अलावा कुछ भी और क्यों नहीं है? आपके पास ये क्यों नहीं है कि भाई हमने किसानों की आय डबल कर दी 2022 में? आपके पास ये क्यों नहीं है कि चीन जो है वो अपनी जमीन छोड़ रहा है, बीजिंग जो है वो बनारस की तहसील बन गई? बोलिए ना दुनिया के सामने। डॉलर और रुपया बराबर हो गया है, पेट्रोल तो फोकट में मिल रहा है, पेट्रोल पंप वाले गाड़ियां रोक रोक के फेंक रहे हैं पेट्रोल के, भैया कोई भरवा लो हमसे। यही हाल है ना देश में। रोजगार तो समस्या है ही नहीं, कंपनियां रोजगार फेंक रही हैं, एक आदमी 4-4 नौकरी कर रहा है तो भी रोजगार खत्म नहीं हो रहा है। ये स्थिति है देश में। शिक्षा, 60,000 स्कूल बंद हुए हैं,
पिछले कुछ समय में इस देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद अभी हुए चुप हो जाएं। हैं, जिसमें से लगभग 25,000 अकेले उत्तर प्रदेश और मध्य चुप हो जाए प्रदेश तो में। बोलना तभी ठीक क्या है। स्थिति है देश की? हम चुप नहीं होंगे नेताजी। अपनी पार्टी को बोलिए कि जनता को अपना वर्शिप करने वाला समझना बंद कीजिए। जनता आपकी पुजारी नहीं है, जनता आपकी शासक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद जनता का होता है, किसी प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद का नहीं होता। ये जनता है जो हमें कुर्सी पर बैठाती है। और अगर हम जनता को ये कहने लगे कि मैं अवतार हूँ, नहीं, आपको नहीं, इन्हें भी जनता नहीं बैठाया राहुल है। गांधी और सोनिया गांधी। यश जी, और हम इस आपको बात को नहीं, मानते हैं। इन्हें भी अगर किसी ने सत्ता की चाबी दी है तो जनता ने ही दी है। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं यही तो नहीं, कह रहा हूँ आपने कहा ना उसी कि जनता हमें का तो मान नहीं बैठाया रख रहे। है, चारुल जी, हमें मैं आ जाऊं? जी 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 नहीं, जनता का मान नहीं रख रहे हैं, ये मेरा चारुल सवाल जी है। मुझे बोलने दीजिए। जी अनिरुद्ध जी बोलिए। अरे बोलिए भाई, बोलिए, क्या बोलेंगे? जी। बोलिए, देखिए। अभी हमारे एक मित्र मुजरा शब्द को लेकर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। पहली बात, संविधान में कहाँ पे लोकसभा में लिखा कि मुजरा शब्द असंवैधानिक भाषा है। दूसरा चीज, समाजवादी पार्टी के मित्र इतना चिल्ला रहे थे तो सफाई के अंदर क्या होता था भाई? पूरे उत्तर प्रदेश का धन दौलत सब लुटाते सफाई में, 10 दिन का मुजरा होता था, तो उसमें बुरा क्यों लग रहा है? अब आती भाषा की बात। कांग्रेस में मुजरा बुरा नहीं जब लग रहा विपक्ष तो में अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सब लोग होते थे। अरे चुप रहो भाई, मैंने बहुत देख के बकवास हमारे सुन लिया बोलते मैंने। हैं वो मिसेस को, उनको पहले बोलना चालना सिखाइए। टेलीप्रॉम्प्टर देख के मिसेस को, एमआरएस बोलने वाले को कम से कम प्राइमरी शिक्षा दे दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। और अगर मुजरा असंवैधानिक नहीं है तो फिर आपको किसी भी बात पर बुरा नहीं लगना चाहिए। डायन कहा था कि यही बकवास करते हो ना, हम लोगों का 50 वोट और संविधान की प्रतियां किसने जलाई थी? 52 साल तक तिरंगा किसने नहीं तो हमारा फहराया था? 50 वोट और मिल जाता। 15 अगस्त को तिरंगे के ऊपर पार्टी का झंडा किसने फहराया था? लोग यही करते रहो, हमारा वोट संविधान की प्रतियां किसने जलाई थी? कांग्रेस के मित्र भाषा की बात कर रहे हैं। भाई आप स्टूडियो में बैठो, मैं बाहर बैठा हूँ, इतना चिल्लाऊं नहीं तो मैं चिल्लाऊं। नहीं, मैं भी बाहर ही वो भी बैठा स्टूडियो हूँ। में नहीं है। ठीक, आप बातें कांग्रेस के मित्र भाषा की बात कर रहे हैं बार बार। आपका माइक चाइना मेड है महोदय। कांग्रेस के अंदर जो भाषा की बात, अरे महोदय ऐसा है कि 2012 से एक चुनाव तो जीते नहीं हो, और यही बकैती यही बकवास ऐसे 10 प्रवक्ता रखे हैं ना। अब बकैती पूछिएगा तो फिर हम बकैती बोलेंगे। प्रवक्ता रख रख के हरवा दे रहे आप खुला हैं, हम लोगों को निमंत्रण मेहनत दे नहीं दिए करना हैं। पड़कर। एक से एक बड़े बड़े बकायद बैठे हुए हैं यही काम कर रहे हो। लीडर जैसा नाचने के लिए यही सांसद का टिकट मिलता है, जो कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान जो है वो हमारे नेता तैयार कर रखी है कि बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो केवल डिबेट देखें। और बीजेपी को सिर्फ ईवीएम चुराने की जरूरत है। जौनपुर में कल को डायन कहने वाले को, सफाई मुजरा कराने वाले को, यही सब सबको आता है। बीजेपी के कार्यकर्ता अरे सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए मुझे। ये अरे मैं कांग्रेस वाला ही हूं। अरे भाई ईवीएम करो ना, 4 जौनपुर में ईवीएम चुरा के भागे हैं आप। ठीक है, जौनपुर में अरे भाई ईवीएम चुरा के भागे हैं भाजपा वाले। अभी नहीं, अरे यस जी, कन्नौज एक बार की उन्हें बोलने दो। आपको बुलाएंगे 4 जून के बाद हार जाएंगे। और अब ये भाषा वाषा भूल जाओ, बहुत बोल चुके हो अनिरुद्ध सिंह। अब बकैती के लिए खुला निमंत्रण दे दिए हो, अब बकैती होगी। क्यों भागे थे जौनपुर से ईवीएम लेके? अरे बकैती नहीं, सुनो, उठाई गिरो, तुम लोग क्यों भागे बोलोगे थे? कि मौत का सौदागर नीच में यस सारी जी, बातें बोलोगे अनिरुद्ध तो जी। बोला क्या जाएगा? जैसी भाषा होगी वैसे रिप्लाई मिलेगा तुम लोगों हाँ, तो को। फिर अब आप दोनों से ही अब मैं ये प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, भाषा का ख्याल रखें। अगर नीचता की भाषा बोलेंगे, कहेंगे नीच, ये सारी भाषा मणिशंकर अय्यर क्या बोलते थे? राहुल गांधी तू तड़ाक करते थे प्रधानमंत्री के बारे में। तो जैसा विपक्ष होगा वैसा रिप्लाई होगा। और इनके लिए यही सब वाले को बोलते हैं, ये कम से कम ये बहुत अच्छा बोलते हैं, जो आपके गिरिराज सिंह बोलते हैं। अरे अमेठी में ऐसे जाके वोट मांगते थे, परिवार के वाले यूपी वाले की बेइज्जती कर रहे हो, रायबरेली में ठीक है, गौरव जी। स्मृति ईरानी याद आएंगी। बस हो गया यश जी हो गया, अनिरुद्ध जी हो गया, गौरव जी आप बोलिए। क्यों? भाजपा में हार की बौखलाहट ऐसी गौरव जी के है बारे में तो बोल कि हायरार्की पूरी देख लो, ऊपर से नीचे तक, ग्राउंड से लेके ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक सबकी भाषा शैली चेंज हो चुकी है। इनको पता ही नहीं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको पता नहीं लग रहा कि अरे क्या हो गया, हार जाओगे तो। अरे हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, व्यक्तिगत नहीं रहती है। संयम रखो, अपनी तबीयत ठीक रखो, बीपी ठीक रखो, घर परिवार देखो। 2000 बाद की तैयारी करो, बोल के चुनाव हारे जनता से माफी मांगो कि हो गई गलती। 2012 के बाद यही सब बोल के चुनाव हारे हो। अपने कैंडिडेट से घोसी में माफी मांगी, पहले ब्रजेश पाठक जी ने माफी मंगवाई नहीं मंगवाई? सफाई में क्या करते थे? गलती हो गई,
ऐसे 20 साल जनता से में क्या माफी करते मांगना, थे? उसके बाद दोबारा आना, विकास की क्या राजनीति में बात करते थे? करना। मुजराही तो होता था छल ना। कपट और झूठ की और क्या राजनीति होता था मत करो वहाँ? आप। कितना क्या मुजराही आप था, शब्द उसमें बोले दर्द जा रहे क्या हो उल्टा सीधा? अरे विकास की बात ये करो ना, पहले मुजराही क्या कराते विकास कार्य थे। किया अपने देश में? उत्तर भारत प्रदेश में को क्या गायब विकास करने वाले कार्य किया, पार्टी से उसमें निकाला आओ। था आपने। जनता के असल मुद्दों की बात करो। 2012 महंगाई, में आप बेरोजगारी, सब महिला अपराध, सारे हाथे जा रहे भ्रष्टाचार, हो। किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, माफिया, उस गुंडा, पर बोलो। बदमाश, यही पेपर पाल लीक के की बैठे समस्या थे। उस पर बोलो। पेपर लीक सहारा नहीं इनका कराओगे। मेन उद्योग था, 9 अखिलेश यादव दर्जन का। पेपर लीक हुए आपकी सरकार में, क्यों हुए? अग्निवीर जैसी समस्या तो नहीं बोलूंगा, योजना तो नहीं बोलूंगा, समस्या है ये समस्या क्यों लेके आए आप? अरे ये सब भाई, असल यही मुद्दे समस्या हैं। करते करते जनता किनारे त्रस्त हो चुकी है 2012 इस से एक भी बार। चुनाव हार रहे हो कि नहीं जनता हार रहे त्रस्त हो? हो चुकी है। जनता इस बार आपको ये तो कहीं कन्नौज नहीं जीत रहे हो, नहीं छोड़ेगी, जीत रहे हो। बहुत बुरी तरह से हारने आप वाले एक ही बताओ, कन्नौज जीत रहे हो, नहीं जीत रहे हो? 140 करोड़ जनता जीत रहे हो। आपको 140 सीटें लाने के लिए तरसा कन्नौज देगी। जीत रहे हो, पहले बताओ अरे कन्नौज जीत रहे हो, कन्नौज नहीं का जीत पूरा रहे हो? उत्तर प्रदेश, पूरा कन्नौज देश जीत बताओ। रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार पिछली इंडिया बार में भाभी गठबंधन हार कर रही गई है। थी। अब 4 भैया इस जून बार को देख हारने लेना, वाले हैं। देश में विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा, जिसमें अहम भूमिका अच्छा, पिछली बार समाजवादी कन्नौज पार्टी से की कौन होगी। हारा था? अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। कन्नौज से कौन हारा था? अरे था क्या? एक थी पिछली बार? भाजपा, 4 जून को पिक्चर इस बार रिलीज कौन होगी हारा? 12 बजे। एक थी भारतीय जनता पार्टी, और आप 2012 छुपे हो गए घर से में। करते करते मित्र कोई बात नहीं, पार्टी दिल पे नहीं साफ होती लेते जा रही है। हैं, हार जीत लगी रहती है। जनता के बीच जाओ, जनता के मुद्दों की बात करो। मैं आज भी इस बार सलाह दे रहा राजनीति हूं उल्टी हो कि चुकी है। राहुल गांधी का जनता साथ छोड़ दो, बार-बार अपने गुमराह आप नहीं को होने सही जा रही। हो जाओगे। जनता बार-बार गुमराह नहीं होएगी। जनता इसका चाहती मेरे मतलब मुद्दों जनता की जोड़ बात में तेरी मूर्ख हो। है। जनता पेपर लीक की बात बोल रही है। वो कहाँ गए आपके 100 दिन, बोलते। जिस दिन गड्ढा मुक्त हो गया था उत्तर प्रदेश? कहाँ गया छुट्टा जानवर, जो आज भी कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन छुट्टा जानवर से उत्तर प्रदेश में किसी की मौत ना हो। अरे आज दुनिया किसान, की बात कितने छोड़ो, किसानों आप की आय बताओ दोगुनी हो कन्नौज जीत रहे हो, गई नहीं जीत रहे बताइए। हो? आपके गलत कन्नौज डिसीजन में से पिछली बार आज कितने 900 चुनाव किसानों की हारे थे? शहादत चली गई, सिर्फ एक गलत डिसीजन से। उसके अरे बाद ये आपने बताओ, वापस ले पिछली लिया बार अपना तो डिसीजन। अरे गाड़ी बसपा साथ में थार था, गाड़ी इस बार चढ़ा तो के कांग्रेस किसानों के को साथ में रौंदने वाले कितने लोगों हारे थे के पिछली बार? पिता को आप टिकट दे देते हो, दोबारा से कहते हो आओ चुनाव लड़ो, अरे बताओ, और कन्नौज अमित शाह जी में वहां पर कितने रैली हारे में थे? खुले मन से बोलते हैं अरे जिता देना बताओ, और बड़ा आदमी बना दूंगा। अरे इतना भैया गला कितना क्यों बड़ा फाड़ आदमी रहे हो बनाओ? भाई? इतनी ऊर्जा बड़ा क्यों आदमी बर्बाद बना कर बना रहे के हो? आप जनता को तरसाओगे, ये तो आपकी कार्यशैली एक है। गला ये क्यों तो फाड़ आप- रहे हो भाई? अरे गला नहीं फाड़ रहा, मैं जनता को आपकी सच्चाई दिखा रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है ये। गले फाड़ रहे हो, मेरा कन्नौज कर्तव्य चुनाव है। जीत रहे, जनता राहुल को जो गांधी आप रायबरेली लोग गुमराह चुनाव कर हार रहे रहे हो, हैं। मैं जनता के आगे आपका आईना दिखा रहा हूँ, और जनता इस बार त्रस्त हो चुकी, मन अच्छा बना चुकी अनिरुद्ध है। जी, ये आप गौरव जी, नहीं ठीक है, आईना ठीक है। दिखाते- अनिरुद्ध जी, ये सब आपके पास डेटा कहाँ से आ रहा है कि कन्नौज हार रहे हैं, रायबरेली हार रहे हैं? अभी तो ईवीएम खुली अरे भी पिछली नहीं बार है। इनकी अरे पिछली बार रायबरेली तो नहीं, जीते थे फिर। इनसे पूछो ना रायबरेली में कितने इनके लोग सब नहीं। अमेठी चुनाव हारे थे ना, भाग गए रायबरेली, कहते हमारा परिवार 5 साल देखने नहीं गए। कन्नौज से भाभी नहीं तो चुनाव हार हारी थी, जीत नहीं तो आई लगी थी। रहती अखिलेश है। यादव जी केशव की पत्नी प्रसाद चुनाव मौर्य हारी जी थी, नहीं हारे हारी नहीं थी। हारा चिरा तू, और इस बार क्या लास्ट करोगे? कि चलो भैया उपमुख्यमंत्री चुनाव पद से लड़ रहे हो, हटा नहीं तो दोगे फिर क्या? लोग कहेंगे कि अखिलेश यादव मैदान केशव छोड़ के भाग प्रसाद गए। मौर्य क्यों हारे, उस पर भी बता दो। नहीं तो लोग यही कहेंगे ना। अरे क्या इनमें कहेंगे, confidence क्या नहीं है, कह कहेंगे, नहीं सकते 4 हम जून के चुनाव बाद जीत रहे हैं। मिलेंगे। ठीक हम है, में ठीक- confidence, हम कहते ठीक- 400 के पार। ठीक है गौरव जी, 400 के पार गौरव आएंगी जी, आपकी सीटें, गौरव 145 जी, सीटें तो 400 के पार है। गौरव जी, उसके लिए भी आप तरस जाओगे। ठीक है प्रोफेसर धीरज जी, नहीं यहाँ पे आप लोग नहीं मानने वाले। धीरज जी, यश जी लौटूंगी आपके पास। मैं धीरज जी आपके पास आएंगे। ये बयानबाजी का स्तर जो हम देख रहे हैं अब यहाँ पर, ये तो फोकस ही नहीं रहा है ना कि विकास किसने किया। हिंदू मुसलमान हो रहा है, विवादित बयान हो रहा है, लेकिन काम की बात नहीं हो रही है। देखिए आप ये देखिए कि अगर कोई कंस्टिट्यूंसी है और जिस तरह के मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों को अगर आप कहते हैं कि नजरअंदाज करके कोई भी पार्टी चलेगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप वो देखिए कि वो मुद्दे आएंगे ही, इसलिए आएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उन मुद्दों की उस कंस्टिट्यूंसी से कनेक्ट है उनका, और इसीलिए आपको भले भला लगे या बुरा लगे, लेकिन हो सकता है कि वो मुद्दे जो हैं, वो जो उनके जो समर्थक वर्ग है, दोनों ही, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे सत्ताधारी दल से हों, उन दोनों में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पहले की कवायद रही है उसको कैसे छोड़ देंगे। वो ऐसा एक ऐसा विषय है जिस पे उनको आना ही पड़ता है बार बार लौट करके। आप देखिए कि जहाँ पर आप देखिए कि एक तरफ अगर आरक्षण की बात है, तो अगर जो भी रीजनल पार्टीज हैं और जिनका पूरा अस्तित्व उसके साथ आया है, तो आरक्षण की बात को कैसे वो नजरअंदाज कर सकते हैं?
कैसे वो उसको ये कर सकते हैं। और वहीं आप देखिए कि अगर कहीं पे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, उसको चैलेंज बार बार किया जाता रहा, आंध्र प्रदेश में बार बार उसको लाने की कोशिश की गई और दूसरे जगहों पे लाया भी गया, तो कैसे वो न्यायिक रूप से उसका कोई आधार नहीं रहा, तो ये मुद्दा कैसे अप्रासंगिक हो जाएगा। उस मुद्दे को कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल तो लाएगा ही, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जातिगत आधार पर अगर आरक्षण था तो धार्मिक आधार पर कैसे होगा। लेकिन अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं था, वो संविधान में संशोधन करके लाया गया, तो वैसा ही कोई आधार आगे हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें तो एक कयास की बात है। लेकिन अभी जो है वास्तविकता क्या है कि अभी ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। तो इसीलिए इस तरह की चीजें आएंगी, इस तरह के प्रश्न और इस तरह के सारी विषय वस्तु जो है वो जनता के बीच लाया जाएगा, क्योंकि ये अभी डिबेटेबल इश्यूज है। आप हम इसे कहते हैं कि नीचे जा रहा है, लेकिन यानी जब तक फिर ये ऐसे मुद्दे रहेंगे तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से बयान देंगी। देखिए, इसमें क्या है कि एक चीज है कि किसी की धार्मिक भावना को आहत न करें और जो है कोई ऐसा बयान न दें जिससे कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस चीज का सिर्फ आप अगर सम्मान करेंगे तो विषय वस्तु तो अगर डिबेटेबल है तो उसको डिबेट किया जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि तभी तो कुछ उसका परिणाम निकल करके सामने आएगा। चुनौती होगी, उसके बाद न्यायिक रूप से उसका परीक्षण होगा। अगर न्यायिक प्रक्रिया में वो सारी चीजें सही साबित होती हैं तो लागू होगा, अन्यथा नहीं। तो इस तरीके से डिबेट से भी हम भाग नहीं सकते, ये भी एक सच्चाई है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें उसकी गरिमा को बनाना, का स्तर तो स्तर जो है उसको सही रखना है। ये जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है कि हमें अपनी भाषा का स्तर, अपने जो तार्किक क्षमता है, उन सभी चीज़ों को सही ढंग से जनता के बीच ले जाना चाहिए, न कि उसको एक जो पॉपुलिस्ट टच देने के लिए भाषाई स्तर को गिरा देना या किसी की भावना को ठेस पहुंचा देना। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जनता आखिरकार जब सभी चीज़ों का विवेचन करती है तो वो ये इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो दलों में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में लोग बटे हुए हैं, उसमें फ्लोटिंग वोट्स भी हैं जो कि 15 से 20% है। और वो लोग इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखते रहते हैं कि क्या किसने कब किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया और किस तरह से विषय वस्तु को उठाया है और कैसे विकास के लिए कौन सा उम्मीदवार या कौन सी पार्टी कहाँ पे किस तरह से जो काम किया है उसका मूल्यांकन करती है। ये अलग बात है, जरूरी भी है कि मूल्यांकन होते रहना चाहिए। यश जी बोलिए। जी धन्यवाद। देखिए, भाजपा से हम सिर्फ दो ही बातें सुनते हैं, एक कि हम चुनाव जीतते जा रहे हैं और दूसरी कि विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है। तो जौनपुर में अभी हाल ही में पिछले 24 घंटों के अंदर की खबर है ये, जौनपुर में एक ट्रक पकड़ा गया है, बीजेपी के लोग इसे लेके जा रहे थे, इसमें ईवीएम पाई गई हैं। ये तब है जब 20 लाख ईवीएम गायब है, का बहाना आपका कोई सेट है, चिंता नहीं। ईवीएम। और ये ट्रक पकड़ने के बाद सपा के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि इसमें तमाम ईवीएम भरी हुई है और इनका कोई हिसाब नहीं है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं भाषा के शिष्टाचार की, विकास की, मुद्दों की, तो आप ये देखिए कि स्मृति ईरानी अमेठी में चिल्लाती थी कि 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगी, नहीं मिली। 15 लाख आएंगे मोदी जी कहते थे, नहीं आए। और तो और हमारी वित्त मंत्री से जब कोई पूछता है कि राजस्थान में आपने किसानों को जो कर्जा माफ करने का वादा किया था 5 साल पहले हुआ, हम इतना छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में आपने क्या किया कि ओबीसी का रिजर्वेशन 4% लेके आपने मुसलमानों को दे दिया। आप बात कर रहे हैं और उसका साफ संकेत है, बीच में आप हिंदुओं की आस्था की बात कर रहे हैं, आप राम मंदिर को उसमें इन्विटेशन पे नहीं जाते हैं करने को। लेकिन इनका नेता किसी दिन मुसलमान बन जाते हैं, पठान का बच्चा कहने लगते हैं खुद को। 5 साल में मेरा चाचा जो है वो पंच प्यारों में से है। अरे भैया, आपका तो नेता बायोलॉजिकल पूरा देश मुसलमानों को दे दिया। जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस में थे तो उन्होंने कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट में उन्होंने ऑन फ्लोर बोला था कि रिसोर्स से सबसे पहला राइट मुस्लिम का होगा। आपके नेता कहते हैं मुसलमानों को सब कुछ दे दिया जाए। आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर लालू यादव कहते हैं कि सारे रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को दे दिया जाए। कुछ नहीं है आपके पास। नहीं, डिस्टर्ब ये कर रहे थे ना, जब मैं डिबेट कर रहा था डिस्टर्ब कर रहे थे ये। ठीक है, मैं तो समझ गई। लास्ट में एक छोटा सा रिएक्शन राकेश जी का ले लो। भरे पड़े हैं आपकी पार्टी में और इस देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए।
ठीक है राकेश जी, आपका एक जैसे छोटा सा फर्जी डिग्री रिएक्शन। सोनिया गांधी राहुल गांधी दिखाते हैं ना। और देखिए बाबूजी, दुर्भाग्य ये है अफसोस के साथ यश जी, अनिरुद्ध जी प्लीज शांत हो जाइए। ऐसी बहस में मैं कैसे बोलूंगा, ये लोग तो नेता आप लोग हैं। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए बड़ी अफसोस की बात यह है कि लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि देश की राजनीति फेल हो चुकी है। जिस सरकार ने सबके साथ लेकर सबके विकास करने की बात की थी, वही सरकार की तरह ये तो ऐसे होंगे कि 4 तारीख को साथ आ जाएंगे कि अगर ये सबकी सरकार होती जिस तरह से देश में राम मंदिर के साथ बन गया, तो ऐसे दूसरे पक्ष को भी आपने कोई मदद कर दी होती ये नहीं, क्योंकि आप की आबादी को देश का नागरिक ही नहीं मानते। विसंगत स्थिति चुनाव की और राज्य दुर्दशा होनी है वो हो। और आप देखें उसके बाद पटाक्षेप। चलिए सही है, ठीक है, समझ गए। फिलहाल देखिए ये जरूर कहा जा सकता है कि अब पार्टियां तो दावे कर रही हैं, लेकिन नतीजे 4 जून को ही पता चलेंगे कि आखिर जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अनुरुद्ध जी, यश जी, राकेश जी, प्रोफेसर धीरज जी, गौरव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।